हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ओके। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 10th क्लास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर के अंदर हमें क्या दिखाना है कि कैसे हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं और बार बार लिख सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सो के बैठोगे, मतलब आप ऐसे लेट के बैठोगे, मतलब आप ऐसा लगेगा कि एनर्जी एकदम से बिल्कुल आपके पास नहीं है और उस टाइप से बैठोगे तो आपको याद नहीं होने वाला है। आप पेन, कॉपी, बुक, एनसीईआरटी की बुक रखिए, एक कॉपी रखो और पेन रखो। उसको क्या करना है, आपको लिखना है। जो जो बातें पॉइंट्स बोलेंगे उतने ही पॉइंट्स अभी याद कर लीजिए, तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करोगे तो होगा क्या कि मार्क्स आपके कम आएंगे, ठीक है ना। आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं गेस पेपर आजकल कर रहा हूँ, मैं सैम्पल पेपर कर रहा हूँ, तो वो तब करना। अगर याद नहीं है तो पहले याद कर लो एक बारी, और याद करने के बाद आप आराम से सैम्पल पेपर लगाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनवाइए। तो हम देखते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहली बातें हैं कि हमने जो ये चीज़ें करने हैं इसमें मेटल और नॉन मेटल में आपको जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं आप बस उतना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के अंदर हम देखेंगे कि भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें आप देखोगे कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल, उसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो आपको मेटालिक लेचर। आप एक लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए मेटालिक लेचर। अब ये नहीं पूछेगा राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत कम पूछता है, लेकिन क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक लेचर। मेटालिक लेचर का मतलब जिसकी सरफेस शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लेचर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टीज आपके पास कि जनरली हार्ड होता है ये, तो दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस होती है, जनरली हार्डनेस होती है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, सॉफ्ट कोई कोई मेटल होता है जो भी हम देखेंगे। थर्ड, इसके बाद की प्रॉपर्टी है कि आपको करना है मेलेबिलिटी, ये वाला पॉइंट। मेलेबिलिटी क्या होती है कि भैया जब हम उसको बीटन करते हैं ना तो थिन शीट्स में बदल जाते हैं। थिन शीट्स समझ रहे हो, मतलब एकदम पतली, जो एल्यूमिनियम फॉइल देखा है आपने, जो खाना पैक करने के लिए रखते हैं, इस तरह से फॉइल बन जाएगा, ठीक है, मेलेबिलिटी। इसके बाद आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो होती है प्रॉपर्टी, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब आप उसको पिघला के लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डक्टाइलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी, तो आप बताओगे कि हम उसको बिटेन करके थिन शीट्स में बदल लेंगे। डक्टाइलिटी मतलब उसकी हम वायर बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकता है। गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल मेटल में माना जाता है। इसके 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की वायर हम ड्रॉन कर सकते हैं। ये अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी में बार बार उतने ही पढ़ो, बाकी सब बकवास। नॉर्मली ये पॉइंट सबको करना है, ठीक है भाई। तो आगे आइए कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, सिंपल। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यहाँ पे इसने एक्टिविटी करा है कि इसने क्या किया कि भाई एक पिन को ना वैक्स के थ्रू चिपका दिया, हीट करा तो हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ये बताने की कोशिश किया है यहाँ पे। इसके बाद आपको जो है लास्ट जो यहाँ पे है, ये गुड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे है सोनरस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये है सोनरस, ये दिस वन सोनरस। मतलब अगर हम कुछ ऐसे पीटते हैं तो ये आवाज़ हो सकती है। अगर आयरन है या कोई भी मेटल है तो जनरली वो क्या होती है, प्रोड्यूस साउंड। तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में नहीं होते हैं, तो इसलिए नॉन मेटल को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप कहोगे कि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल है, बिल्कुल नहीं होती है। डक्टिलिटी होती है, नहीं होती है। एक बच्चा बोला कि सर लेकिन आवाज़ तो प्रोड्यूस करती है, जैसे ये वुडन ब्लॉक है, इसको हमने आवाज़ दिया तो ये आवाज़ प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो एक प्रॉपर्टीज रही है। अब कुछ मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक्सेप्शंस हैं जो हम अभी देखें नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। तो राइट, अभी हमने क्या करना है, मेन आपको बात जो करना है वो सिंपल सी पॉइंट्स ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज बताओ कौन कौन सा था। सबसे पहले मेटालिक लेचर, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम बताओ हार्डनेस, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम मेलेबिलिटी, चौथी प्रॉपर्टी का नाम बताइए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बाद क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड लास्ट वन सोनरस प्रॉपर्टी, प्रोड्यूस साउंड। जनरली ये मेटल की
प्रॉपर्टीज होती है। नॉन मेटल जो होते हैं ना, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल वो इसमें नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। तो हमें जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ आइए ये क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि मरकरी और इसमें एक लेना है ब्रोमीन, ये दोनों जो है ना क्या होता है, मरकरी जो है आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि हमने पढ़ा है कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट द प्रॉब्लम इज कि जो मरकरी है वो तो पहले से रूम टेम्परेचर में लिक्विड है, तो हाई, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक मरकरी को छोड़कर ब्रोमीन नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड के फॉर्मेट में होता है, तो बस ये नॉन मेटल है। हालांकि इसमें नहीं है बुक में, बट आप अंडरलाइन कर लीजिए जानने के लिए। दूसरी बात होती है गैलियम एंड सीजियम जो होता है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट आप एकदम से रट्टा लगा लो भाई साहब, ये कभी भी पूछ देगा क्वेश्चंस में, गैलियम एंड सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये आपके हाथों पे भी, पाम पे ऐसे रखोगे तो पिघल जाएगा। तो इसका मतलब क्या, गैलियम एंड सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इवन पाम पे भी पिघल जाता है। थर्ड पॉइंट, आयोडीन जो होता है वो लुस्टर प्रॉपर्टी होता है। आयोडीन नॉन मेटल है, जबकि हमने पढ़ा नॉन मेटल में लुस्टर प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल में लुस्टर प्रॉपर्टी नहीं होता, बट आयोडीन जो होता है उसमें लुस्टर प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। अब आती है बात कार्बन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ये रहेगा कि कार्बन के एलोट्रोप्स के नाम बताइए। क्या करेंगे, कार्बन के एलोट्रोप्स। ये रहा कार्बन, ये नॉन मेटल है, इसके एलोट्रोप्स कौन कौन सा है ये देख लो। तो कार्बन होगा, इसके नॉन मेटल में एक ग्रेफाइट, डायमंड और एक बकमिनिस्टर फ्लोरेंसेस आता है, ठीक है। ये आपके वो रेड वाले चार्ट में दिया होगा, बट याद रखने के लिए यहाँ पे एलोट्रोप्स का मतलब बच्चे ये समझ लीजिए कि कार्बन का दूसरा रूप, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि क्या होता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड थर्ड पॉइंट जो होते हैं वो बकमिनिस्टर फ्लोरेंसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं, या 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन बदल देगा, राइट है। कि इसके बाद का जो पॉइंट आपको याद करना है, अल्कली मेटल। दिस वन अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 अल्कली मेटल है। भैया क्यों इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ऑक्साइड्स है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ये हमने पढ़ लिया था पिछले बार, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, बिकॉज देयर ऑक्साइड डिजोल्व इनटू वाटर, आगे लिखा होगा। अच्छा, इसकी लो डेंसिटी होती है, वेरी सॉफ्ट मेटल होते हैं, इजिली ये नाइफ से भी कट जाता है। तो क्या यहाँ पे देखा, एक मरकरी वाला पॉइंट आपने देखा, गैलियम सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, आयोडीन जो होते हैं वो लुस्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और कार्बन का जो एलोट्रोप्स होता है वो ग्रेफाइट होता है ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फ्लोरेंसेस होते हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद अल्कली मेटल कौन कौन से हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप अल्कली मेटल के नाम से समझ सकते हो कि जब आप कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल देखोगे उसके जो सेकेंड नंबर में जो भी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये तुम्हारे क्या हो गया, पहले वाला जो अल्कली में हो जाता है सोडियम, सब फर्स्ट वाले में पाए जाएंगे। पोटेशियम ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसके जो ऑक्साइड हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, राइट। चलिए भैया आगे आइए। तो इसमें क्या है, नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड, कल भी बता दिए, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और जो मेटल होते हैं उसके बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक होते हैं वो, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। कितने पॉइंट्स हमने पढ़ लिए देख लीजिए। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही याद करना है, क्योंकि हमने बोला था कि केमिस्ट्री के अंदर आपको लर्न क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर हमें लर्न करना है रिएक्शन। अगर हमारे को रिएक्शन याद है तो समझ लो केमिस्ट्री आपको फुल आता है, क्योंकि रिएक्शन पे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। अब रिएक्शन पे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें घुमा घुमा के इस रिएक्शन को याद करना होता है, उसकी R&D करते हैं, ये रिएक्शन कहाँ पे आ सकता है, इस रिएक्शन का क्या यूज है, तो वो वाला चीज़ देखते हैं। आइए भैया आइए, देखिए, देखो भाई देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बुक में पलटो जल्दी से। केमिकल रिएक्शन में मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। वाटर पेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, दुनिया जानती है। कॉपर है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, कॉपर ऑक्साइड CO बनता है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आता है एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो Al2O3 बनता है। किसी बच्चे ने क्या कहा कि सर यहाँ पे जैसे किसी के साथ KOH बन जाता है, किसी के साथ सीधा CuO बना, यहाँ Al2O3 बना। तो ये तो आप बचपन से 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम की वैलेंसी लिख दी जाती थी नीचे और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखी जाती थी यहाँ।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो बन जाता था Al2O3। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं हुए, अभी के लिए तो रट लो भैया। अगर आपको ये चीज़ें डाउट है तो केमिस्ट्री की फुल वर्जन क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि ये कैसे आया, लेकिन अभी हमें जस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करना है। और याद ये करना है कि भैया एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो बनता क्या है AlCl3 एंड वाटर बन जाता है, ठीक है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर NaOH के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है NaLO2H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। होता क्या है दीज आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाई एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड वो होता है जिसके ऑक्साइड मतलब उस मेटल के ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे, बेस के साथ भी रिएक्शन करे और दोनों के साथ सेम चीज बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बाहर निकालता है। जिस मेटल के ऑक्साइड इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि एसिड और बेस बोथ से रिएक्शन करके सेम सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, डिफरेंट सॉल्ट बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। AlCl3 NaLO2 रट्टा लगा लीजिए इस रिएक्शन को इतना रट्टे लगाओ कि आपको पता चल जाए। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, राइट द एम्फोट्रिक ऑक्साइड नेम Al2O3। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्यों इसको एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं? क्योंकि ये एसिड के साथ और बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सेम बिहेव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोट्रिक ऑक्साइड, गिव वन एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स आपको लिख देने। तो देख रहे हो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रट लो भाई, रट लो, ये क्वेश्चंस रट लीजिए। क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे। अब आती है बात कि कुछ और भी है, जैसे N2O है, मतलब सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा, इसीलिए तो इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि वाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दिस वन कॉल्ड अल्कली मेटल। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने बोला था, और इसका भला क्योंकि उसके ऑक्साइड्स जो होते हैं डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। जो डिजोल्व हो जाए अल्कली मेटल होता है, राइट। सो ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि आयरन जो है नहीं जलता। आयरन को जब आप रखते हैं ना, मतलब आयरन की फीलिंग बर्न हो जाती है, और आयरन जो होता है नहीं, क्योंकि आयरन ऑलरेडी पहले से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लिया होता है, इसलिए वो बर्न नहीं करता है, तो उसकी फीलिंग जो होता है वो जल जाता है, बर्न हो जाता है। दैट्स वाई, बिकॉज उस पर ऑक्साइड का लेयर नहीं रहता, इसलिए फीलिंग पे। दूसरी बात यहाँ से पूछेगा वाई पोटेशियम एंड सोडियम केप्ट इनटू क्रेशन वेल। बुक साथ के साथ निकालते जाओगे, इससे फायदा ये होगा कि आपके बुक में उन्हीं चीज़ों पे अभी फ्रेशनेस और उनको बाहर निकाल लेना है। मेटल दैट्स पोटेशियम एंड सोडियम इतनी तेजी के साथ रिएक्शन करता है कि आग लग जाती है, तो वैगरसली डेट्स। इसीलिए क्यों यहाँ से क्वेश्चन आता है वाई इसको किरोसिन वेल में क्यों रखते हैं, बिकॉज इसमें आग लग जाती है, इसीलिए इसको हमको कहाँ रखना पड़ता है, किरोसिन वेल में रखना होता है, ताकि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से इतनी तेजी के साथ रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है यहाँ व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। जितने भी मेटल है वाटर से रिएक्शन करेगा मेटल, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, तो ये बातें तो याद कर लेंगे कि भैया मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। 2 स्टेप्स में बनाया, पहले वाटर ऑक्साइड बनाता है मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्शन करके वाटर से मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कहने में इतना आसान है, इसके 3-4 रिएक्शन है जिसको आपको याद करना है। वो रिएक्शन ये है कि अगर हमारा पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर हमारा सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन होगा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है, क्योंकि रिएक्शन में हीट निकलता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब आता है कैल्शियम और दूसरा एल्युमिनियम आयरन। इसमें 3 लेवल में आता है, एक नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन, फिर स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन, और लास्ट में है कोल्ड और ना ही हॉट वाटर। तो पहले स्टीम फिर कोल्ड वाटर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो खींचे जाते हैं क्वेश्चन को। क्या कि बताइए कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 ऐसे हैं जो क्या करता है, रिएक्शन करके फ्लोट करता है, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि जब वाटर में रिएक्शन कराने जा रहे हो कैल्शियम का, कैल्शियम इसके अंदर रखोगे
तो क्या होगा, ये ऊपर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑफ बबल गैस, जो हाइड्रोजन है ना वो बबल बन के, हाइड्रोजन का बबल बन के ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो ये दो के साथ होता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स हॉट वाटर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों सेम लेवल का वर्क करता है, दोनों ही फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसके साथ स्टिक होगा, वो हल्का के ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है वाई फ्लोट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर। तो बोलना है बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई इट फ्लोट। नेक्स्ट है एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा, क्या हुआ Al2H3। याद कर लो यार, Al2O3 कौन सा, ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। यहीं से क्वेश्चन पे पूछ देगा कि यहाँ पे HCl डाल देंगे तो क्या होगा, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना भैया, तो ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, रिएक्शन निकालना है और आपको रटना है। अब आता है आपका व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। ये देखिए मेटल एसिड के साथ रिएक्शन वगैरह सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन है ये कि भैया मेटल के साथ तो रिएक्शन करता है, मैंने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन वो कौन सा मेटल है, मतलब कौन सा एसिड है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं रिवॉल्व करेगा। तो आपको बताना है HNO3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन, ये जो निकलता है ना, ये वाला हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। मतलब HNO3 जो है ना आपका, HNO3, इसके साथ कोई भी मेटल अगर आता है मेटल, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि HNO3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब HNO3 खुद ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, इतना प्यार करता है इसको कि छोड़ नहीं सकता है इसको। ठीक है, तो कहता है भाई हाइड्रोजन तू मेरे पास ही रहे। तो ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व। बट कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करके क्या करता है, रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करता है? तो मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पड़ता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा एसिड, तो HNO3 किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। HNO3 क्यों नहीं निकालेगा? बिकॉज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के साथ इतना बॉन्डिंग है, प्यार है कि ये छोड़ता नहीं है। तो ये वाली बात आती है। दूसरी, कौन सा मेटल, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है कि यू मस्ट वेरीफाइड दिस वन। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आपको पता है। और ये डिस्प्लेसमेंट सीरीज मैंने पीछे ही चैप्टर में बताया था जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, तो हमने बोला था कि इसको याद कर लीजिए। सोडियम पोटेशियम, सोडियम यहाँ है पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन PbH। अब देखो इसमें जो भी सल्फेट है, जैसे फेरस सल्फेट है Pb आएगा तो नो रिएक्शन, फेरस सल्फेट से जिंक रिएक्शन करेगा तो यस रिएक्शन। बिकॉज क्यों करेगा? क्योंकि जिंक ऊपर है, जो ऊपर होगा वो रिएक्शन करेगा क्योंकि कमज़ोर होता है। बात यही है कि मान के चलो आप समोसे खा रहे हो और आप वीक हो, ठीक है। अब मैं मतलब आया और आपको चाटा मार के मैंने क्या कहा, भाई समोसे दे, समोसे खा लिया, तुम्हें डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लेकिन आपसे अगर कमज़ोर बंदा आके आपका समोसा छीनना चाहेगा तो आप उसको नहीं दे पाओगे, राइट। तो यही वाली बात यहाँ पे भी होती है कि जो भी कमज़ोर है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो जब भी रिएक्शन पूछा जाए मैं बताऊंगा आपको रिएक्शन करके किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे और वो क्वेश्चन हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन मेटल किसी अदर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह का क्वेश्चन बना के आपको बताएंगे कि भाई इसको कैसे हम करते हैं। अभी तो लर्न कर दो आप, ठीक है, रिएक्शन लर्न कर लीजिए। हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, तो बता दिए भाई, ये ऐसे करता है। ये रिएक्शन का मतलब बता आपको समझना, सोडियम है तो मान लीजिए Na है, Na प्लस होता है, और क्लोरीन है Cl माइनस होता है, ये एक आयन ट्रांसफर कर दिया, NaCl बना लिया, ऐसे रिएक्शन करता है, ठीक है। आयोनिक रिएक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आयोनिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आयोनिक रिएक्शन होगा, मतलब इस तरह के। तो इसका यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको
मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है कैसे करोगे। इसमें आपको वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना चाहिए। अगर वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 तक याद किए होंगे आप तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। वही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये जो 20 तक है ना, कैल्शियम तक, वो याद करके और उसका वैलेंसी याद रहेगा तो आप 100% क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसके बिना इसमें, क्योंकि इसमें याद वही सिर्फ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आता है कि हमारे पास मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो यहाँ पे है जनरल आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, और दूसरा एक जो होगा वो होगा कोवैलेंट कंपाउंड। ये 4th नंबर चैप्टर में कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? आयोनिक कंपाउंड फिजिकल नेचर में देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, हार्ड होती है, मेल्टिंग एंड बॉइल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगा। सॉल्युबिलिटी, ये वाटर सॉल्वेंट केरोसिन वाले इसमें नहीं होगा और वाटर में सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में। इसके बाद कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, बिकॉज आयनिक बॉन्ड है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो 4 पॉइंट आपको याद होगा। ये हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। ये ऐसे ही बात होगी जैसे कि छत पे जाएंगे और किसी बच्चे को ऐसे नीचे लटका के मैंने उसको नीचे धकेलने की कोशिश किया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है, मुझे हाथ इतने ज़ोर से पकड़ेगा ना वो कि वो नीचे गिर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम नीचे गिरेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पे जो बॉन्ड होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सेम आप यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड में देख सकते हो। इसलिए इसको ब्रेक करना काफ़ी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, ठीक है ना। और हार्डनेस इसलिए बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन पूछ देता है वाई आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आंसर्स कर सकते हैं। बाकी डिफरेंस कभी कभी पूछ देता है। आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट, कोवैलेंट को 4th चैप्टर 5th चैप्टर में 4th चैप्टर में करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में। यहाँ पे 4 बातें आप लिख लेना। हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइट, सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में सॉल्युबल, इंसॉल्वेंट केरोसिन वाले से में इंसॉल्वेंट होता है, कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद होने के बाद अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। यहाँ से 2 बातें याद कर लो। कभी कभी डिफिनेशन में पूछ देता है। क्या डिफिनेशन पूछता है, ध्यान रखो। डिफिनेशन नॉर्मल कि भैया मिनरल्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिव मिनरल्स, एंड दूसरा पूछ देता है ओर्स। तो ओर्स जो होता है प्रॉफिटेबल मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है, उसमें से जो प्रॉफिटेबल मटेरियल होता है उसको बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल में और बहुत सारी चीज़ होती है, ओर्स भी होती है और बहुत सारी चीज़ होती है। तो ओर्स जो होते हैं वो मेटल जिससे निकाला जाए वो ओर्स होता है, ठीक है। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। जो प्रॉफिटेबल चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें उसको हम ओर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से निकाला जाता है? ये माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, अर्थ से डिग करके। ये हमें अभी उस पॉइंट की व्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइए, 3 ग्रुप में आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शंस एंड फाउंडेनेटिव। कहते हैं कुछ जो होते हैं वो काफ़ी दूसरे के साथ रिएक्शन करके बने होते हैं, मतलब अर्थ के अंदर है तो किसी और के साथ रिएक्शन कर लिया। कुछ फ्री स्टेट में होते हैं। ये वाला जो चीज़ देख रहे हो ना, AgAU, गोल्ड वोल्ड जो होते हैं वो एकदम फ्री स्टेट में से लाओ, इसको धो उसके साफ करके बस आपका गोल्ड मिल जाता है। लेकिन ये जो बीच में जो है आपके पास, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके बैठे होते हैं। तो ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करो, मेटल निकल जाता है। बीच वाले को थोड़ा सा रोस्टिंग एंड कैल्कुलेशन करते हैं, तो वो वाला प्रोसेस आपको याद करना है। ये जो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओर हमने निकाला, 3 तरीके का ओर हमारे पास निकला। वो 3 तरीके का ओर आपको ध्यान देना है कि कौन सा 3 सर? मैंने कहा वेरी हाई रिएक्टिविटी, जो काफ़ी रिएक्टिव, किसी से भी साथ रिएक्शन कर लेगा। दूसरा जो बीच बीच में होगा। तीसरा जो वेरी लो रिएक्टिव है। लो रिएक्टिव वाला जो होता है वो सल्फाइड और बनाता है, मतलब सल्फर उसके साथ होता है, सल्फर जुड़ जाता है। उसको रोस्टिंग करो, मेटल निकल जाएगा रिफाइनिंग के थ्रू। सिंपल सी प्रोसेस ये याद रखना है कि वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या होगा, सल्फाइड और के साथ रिएक्शन कर लेगा, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, उसको रोस्ट करो, रोस्ट करने के बाद हमें मेटल निकल जाता है। मीडियम में जो होता है उस या तो कार्बोनेट बना के होगा या सल्फाइड होगा, मतलब यही चीज़ इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। बीच वाले कार्बोनेट और सल्फाइड। और कार्बोनेट सी से याद रखना, कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड रोस्टिंग करते हैं। तो कार्बोनेट वाला को कैल्सिनेशन, दोनों से ऑक्साइड मिलता है। ऑक्साइड के बाद रिडक्शन कर दो, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योर मेटल बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके बेस पे रिएक्शन हमें याद होना होता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कभी कभी डायरेक्ट एक्स्ट्रा में अकेले में पूछ देगा।
तो इसके डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को हमें देखना है। इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके पिघल जाता है, जैसे ये है, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, पिघल जाएगा नीचे, उसमें से जो डस्ट वस्ट बाहर निकाल के हम इसको निकाल लेंगे मेटल को। यहाँ पे जो करते हैं ये दो चीज़ें हमें देखने हैं, जिसको हमें आसान से इस प्रोसेस को याद कर लो, ताकि रिएक्शन याद करने में बड़ी आसानी होगी आपको। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन पे आ गया। सबसे पहला वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, आपसे आज क्वेश्चन पूछा हाउ मरकरी इज ऑब्टेन फ्रॉम मर्क्यूरस सल्फाइड। तो HgS को ऑक्सीजन के साथ मतलब रोस्टिंग करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, ध्यान रखना है इसको। दिस वन इज रोस्टिंग, ऑक्सीजन के साथ हीट करने की प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड और हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो सबसे पहले HgS को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा HgO, उसको थोड़ा सा हीट करो, फिर Hg बन जाएगा बाहर, बस सिंपल सी प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। याद कर लो ये बात। HgS कैसे निकालेंगे, बोलना HgS निकालने का तरीका, HgS को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करेंगे, HgO बन जाएगा, HgO को हीट करेंगे तो Hg बाहर आएगा, Hg बाहर आएगा। 10 बार लिखो, याद हो जाएगा। कॉपर सल्फाइड भी है, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करा, कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड को इसके साथ रिड्यूस कर दिया, कॉपर बाहर निकल गया। ये प्रोसेस याद कर लीजिए भैया, इस प्रोसेस से क्वेश्चन बनाएंगे और इसको आंसर्स आपको देने होंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन, ये रट लेना। कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हीट करेंगे, मतलब Cu2S O2 हीट, Cu2O बना, Cu2 को फिर से यहाँ पे रिएक्शन कराना भाई। अब आती है भाई कैल्सिलेशन की बारी। ये तो जिंक सल्फाइड वाला सिंपल नेचर है, जिंक सल्फाइड में कोई टेंशन नहीं। जिंक सल्फाइड वाला क्यों टेंशन नहीं है, देखो भाई, क्योंकि जिंक सल्फाइड को तो सीधा रोस्ट किया, दिस वन रोस्ट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ हीट करा, जिंक ऑक्साइड बाहर आ गया। जिंक कार्बोनेट है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, इसको सीधा हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करा के जिंक बाहर कर लेंगे। सिंपल सी मेथड है, ठीक है। क्योंकि ये कार्बोनेट था इसलिए यहाँ पे कैल्सिनेशन किया, और दोनों को फिर यहाँ पे क्या कर दिया, रिड्यूसिंग। ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन के साथ रिएक्शन, ये बाहर आ गया। सिंपल सा प्रोसेस, सबसे बेस्ट प्रोसेस, और इसको हम याद कर लेंगे। याद कर लो, 4-5 बार लिखो, 6 बार लिखो, मैं इन सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर्स देने पड़ेंगे भैया। याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक कार्बोनेट बिना ऑक्सीजन के हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड बनेगा। दोनों में से किसी को कार्बन के साथ रिएक्शन, दिस इज अ रिडक्शन, जिंक बाहर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट थर्मिट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है देखो यहाँ पे MnO2 एल्युमिनियम के साथ Mn बाहर आ गया, Al2O3 और हीट बाहर आ जाएगा, Al2O3। यहाँ मैग्नीज जो होता है ना, व्हेन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्युमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कैन यू आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अब कर लो, जहाँ ऑक्सीजन अटैच होगा वहाँ ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रेलवे ट्रैक को जोड़ने में काफ़ी हीट, इसको थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। मैं अभी बोल देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थर्मिट रिएक्शन। इस थर्मिट रिएक्शन को याद कर लीजिए, बार बार रटो। Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन, Fe बाहर, Al2O3 बाहर, इतना पिघला होता है, इतना मोल्ट होता है भैया कि इसको रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, सोच लो कितनी हेवी रिएक्शन होता होगा, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी हिसाब नहीं है। इतने बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, बार बार पूछे गए हैं। रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाले रिएक्शन को लिखो, रेलवे ट्रैक में ये रिएक्शन, इसका ये रिएक्शन का यूज़ क्या है, ठीक है ना भैया। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट, जब वेरी हाई रिएक्टिविटी में होता है सोडियम, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। देखो यहाँ पे ये कॉपर है, ये एनोड है, ये कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये जो नीचे है ना एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे पिघल जाएगा, पिघल के देखो यहाँ पे इम्प्योरिटीज बाहर आएगा और इस पे जाके कॉपर बैठता चला जाएगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। डायग्राम बना के कर लो, कभी कभी पूछ देता है भाई। डायग्राम बनाइए, डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसको बोलते हैं। दिस वन रिफाइनिंग, इम्प्योरिटीज बाहर आ जाना, ठीक है भाई। तो इसको याद कर लो, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है
जंग लगना, ऑक्सीजन वाटर के संपर्क में आयरन में आपने ब्राउनिश कलर देखा होगा, उससे जंग लग जाते हैं। यहाँ पे बताया कंडीशन देखें, यहाँ से केस स्टडी कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है। देखो यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है, तो यहाँ जंग लग रहा है, रस्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑयल के थ्रू कुछ बंद कर दिया एयर का कंडीशन, तो यहाँ जंग नहीं लगा। बिल्कुल पानी के अंदर है बट वाटर में अंदर एयर नहीं है, बाहर के संपर्क नहीं है। यहाँ पे ड्राई एयर है तो यहाँ भी जंग नहीं लगेगा। तो ये दो कंडीशन बताता है कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आपका रस्ट नहीं लगेगा। बाकी रस्ट का फॉर्मूला आपको उस दिन में लिख दिया था, Fe2O3XH2O, ये रस्ट है। इसको बचाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है जो हम यहाँ देख लेते हैं। ये प्रिवेंशन, रस्ट को रोकने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसको याद कर लो भैया, जो बता रहे वही चीज़ याद कर दीजिए। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, सब पता है आपको। पेंट कर देंगे, ऑयल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे। गैल्वेनाइजिंग एंड एनोइडिंग, एनोइडिंग में क्या होता है, वेरी गुड मेथड टू इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दूसरे मेटल के साथ उसको रिएक्ट करा के उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि इसके अंदर जंग नहीं लगती है। एलवाय आपने देखा होगा, हाँ, आपके घर में कुकर जो है ना एल्युमिनियम का, वो भी एक तरह का एलवाय है, ठीक है। एलवाय में मतलब ये कह सकते हैं स्टील जो है वो देख लो, स्टील वो भी है एलवाय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एलवाइंग करने से इम्प्रूव हो जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। तो एलवाइंग इज द मेथड। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कभी कभी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखिए, ये याद आ जाता है। 0.5 कितना कार्बन मिलाते हैं, इसकी इजीली मतलब हीट करके यहाँ से आपने याद करना है एलवाइंग क्या होती है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग तो आपको पता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे का लेयर चढ़ा देते हैं जिससे रस्ट का प्रॉब्लम्स नहीं होता है ना। तो गैल्वेनाइजिंग इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम लेयर ऑफ जिंक। जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, सस्ते मेटल का, हेवी मेटल पे सस्ते मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं, सिंपल। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है वो है मरकरी के साथ मेटल का एलवाइंग बनाना, ये वाला, इसको बोलते हैं अमलगम। अभी भी लिख दो, ये भी कभी कभी 1-2 साल पे आ जाता है। अमलगम क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा मरकरी प्लस एनी मेटल, एनी मेटल। मरकरी मतलब Hg प्लस एनी मेटल, दिस इज कॉल्ड अमलगम। अमलगम का लिख सकते हैं ब्रोंज एंड एलवाय ऑफ कॉपर, टीन, कॉपर टीन का ब्रोंज बनता है, आर नॉट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। सोल्जर एलवाय, सोल्जर जो बनाते हैं, एलवाय इज लेड एंड टिन हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज टू वेल्डिंग। अब बता देना, सोल्जर जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर को चिपकाने के लिए जो नहीं होता है वो, उसको एलवाय बोलते हैं। काफ़ी उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो पीबी और एसएन के मिक्सिंग से बनता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। वेल्डिंग इलेक्ट्रिक में यूज़ किया जाता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स को आपको एक एक करके समझा दिया है और ये आप रट लीजिए, इसको याद कर लो। 2-3 बार रटना क्या है, समझ भी लिए, साथ में 1-2 बार आपने प्रैक्टिस करोगे। पहले सारे रिएक्शन याद कर लो और कन्फ्यूजन याद कर लो, फिर हर एक पॉइंट लिखो अपने मान से, कहाँ से हमने पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके क्या थे, फिर एक्सेप्शन से क्या थे, है ना। और मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, सनरस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ये। इसके बाद हमने मरकरी के बारे में पढ़ा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, हाँ। कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ा हमने। इसके बाद आयोडीन वो पढ़ लिया, हाँ। वेरी सॉफ्ट मेटल पढ़ लिया, अल्कली मेटल पढ़ लिया, हाँ। वेरी गुड, क्यों अल्कली होते हैं ये भी पढ़ लिया हमने, है ना। फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फिर एसिड के साथ रिएक्शन मेटल का, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था। कौन सा एसिड, HNO3 वाला, जो नहीं करे थे वो वाला क्वेश्चन कर लेना, HNO3 वाला, ठीक है। कि मैग्नीज और मैग्नीशियम सिर्फ नहीं करता, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करता है, सरफेस पे वाटर के साथ रिएक्शन होता है, वो वाला कर लीजिएगा। इसके बाद एलोट्रोप्स, हाँ, एम्फोट्रिक ऑक्साइड वाला कर लीजिएगा। Al2O3 जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड, बिकॉज वो एसिड के साथ और बेस के साथ सेम बिहेव करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसके बाद HGS को ऑक्सीजन के साथ मतलब रोस्ट करते हैं, और जिंक के साथ जिंक कार्बोनेट भी होता है, जिंक सल्फाइड भी होता है। तो जिंक कार्बोनेट को बिना ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, और जिंक सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है। दोनों से ऑक्साइड बनने के बाद क्या करते हैं, कार्बन के साथ उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं और हमारे पास वो मेटल बाहर आ जाता है। और लास्ट थर्मिट रिएक्शन नहीं भूलना है, Al2O3 के साथ, Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम का हम रिएक्शन करते हैं, तो जो आयरन आता है वो काफ़ी मोल्टेन स्टेट में होता है, जिसको हम रेलवे ट्रैक में यूज़ करते हैं। फिर कोरिजन, गैल्वेनाइजिंग, एलवाइंग, टीन देखा, ब्रोंज देखा,
सोल्जर देखा, एमएलगम देखा, 3 एल्वाइन था। प्लीज़ 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 याद करो। इतने देखो 5 लास्ट के 1 मिनट में पूरी रिएक्शन को अपने आप में मेमोराइज कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ, लेकिन पहले पूरी केमिस्ट्री हमने करने हैं ऐसे याद करने का, नेक्स्ट भी कर लेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शेयर कर दिया करो आगे, ठीक है। जब भी मौका मिलता है आप शेयर कर दिया करो। जो अगर आपके लिए लाइक वीडियो तो दूसरे को भेज दो जो 10th में है, ताकि उसका याद हो जाए। थैंक यू। और लिख के याद कीजिए।